Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we are going to discuss in detail about liver and its role in digestion. Liver is basically an accessory digestive organ जिसने digestion में help out करनी होती है. इसके अलावा हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि माउथ को, टीथ को, सलाइवरी ग्लैंड्स को, स्टमक को, एसोफेगस को एंड गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में. सो आज हम इन डिटेल देख लेते हैं लीवर को. लीवर बेसिकली सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का. इट इज अ डुअल ऑर्गन हैविंग बोथ सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन. अब इसमें उन्होंने कहा है कि जो लीवर है वो डुअल फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होता है. ये सेक्रेशन भी करवा रहा होता है, एक्सक्रीशन भी करवा रहा होता है. बेसिकली जो हमारा लीवर है वो हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. हर सेकंड, हर मिनट ये किसी ना किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है. कभी सेक्रेशन करवा रहा होता है, सिंथेसिस करवा रहा होता है, एक्सक्रीशन, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि ये हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है. सो वी कैन से दैट द लीवर इज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. अब इसका वेट होता है 1.5 kg. इट इज लोकेटेड इन राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी की अपर राइट साइड पर होता है, बिलो आवर डायफ्राम. मेड अप ऑफ मैनी लॉब्स कॉल्ड हिपैटिक लॉब्स. अब जो हमारा लीवर है वो डिफरेंट लॉब से बना होता है, जिन्हें कहा जाता है हिपैटिक लॉब. जैसे कि इसमें लेफ्ट लोब आ जाता है, राइट लोब आ जाता है, क्वाड्रेंट लोब आ जाता है, और भी इसमें काफी लोब्स आ जाते हैं. जो इसमें मेन लोब्स आ रहे होते हैं वो इसमें कौन से होते हैं, एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब. अब ये जो लेफ्ट लोब है और राइट लोब है ये सेपरेट हुए होते हैं एक लिगामेंट के थ्रू, जिसे कहा जाता है फॉल्सिफोरम लिगामेंटम. ये हमारे पास है राइट लोब और ये है लेफ्ट लोब. जो राइट लोब होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ही एक तरह से लार्ज होता है देन दी लेफ्ट लोब. मतलब अगर हम लोग देखें जो हमारे लीवर का 90% जो है वो कंस्टिट्यूट हुआ होता है राइट लोब से, जो बाकी 10% है वो कंस्टिट्यूट हुआ होता है लेफ्ट लोब से. और ये दोनों सेपरेट हुए होते हैं एक लिगामेंट के थ्रू, जिसे कहा जाता है फॉल्सिफोरम लिगामेंटम. राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट अराइज फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लीवर लोब. अब ये जो राइट लोब है इससे हमारे पास जो सी डक्ट निकली होगी उसे कहा जाएगा राइट हिपैटिक डक्ट, और जो लेफ्ट साइड से डक्ट निकली होगी उसे कहा जाएगा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. बोथ दीज डक्ट कंबाइन टू फॉर्म अ कॉमन हिपैटिक डक्ट. अब ये जो डक्ट होती है ना ये बेसिकली इस तरह से आगे जाकर ना कंबाइन होती हैं और एक कॉमन सी डक्ट बना देती हैं, जिसे कहा जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट. यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, जैसे ये हमारे पास लीवर आ रहा है, ठीक है. अब यहाँ से जो हमारे पास डक्ट निकली होगी ना ये हमारे कौन सा लोब है, राइट लोब. तो इस जगह से जो डक्ट निकली होगी उसे कहा जाएगा राइट हिपैटिक डक्ट. जबकि ये हमारे पास है लेफ्ट लोब. जो लेफ्ट लोब से डक्ट निकली होगी उसे कहा जाएगा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. अब यहाँ उन्होंने कहा था कि जो दोनों डक्ट्स हैं ये आगे कंबाइन होकर एक कॉमन डक्ट बना देते हैं, जिसे कहा जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया, यहाँ पे हमारे पास एक डक्ट आ रही है राइट हिपैटिक डक्ट, और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आ रही है, ठीक है. ये आगे जाकर कंबाइन होंगी और एक हिपैटिक डक्ट बना देंगी, जिसे कहा जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिस्टिक डक्ट कनेक्ट्स टू कॉमन hepatic duct and forms a bile duct called as ductus coledochus. अब बेसिकली ये हमारे पास सिस्टिक डक्ट कहाँ से आ रही होती है, जो हमारा लीवर है उसका जो राइट लोब है उसके लोअर साइड पे हमारे पास एक ऑर्गन होता है जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर. ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ रहा है गॉल ब्लैडर. अब जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकली होती है उसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट. अब यहाँ पे कहा सिस्टिक डक्ट कनेक्ट्स टू कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड फॉर्म अ बाइल डक्ट. अब यहाँ पे हमारे पास है हमारा गॉल ब्लैडर. अब यहाँ से भी हमारे पास एक डक्ट निकली है जो यहाँ पे आके हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट के साथ कंबाइन हो रही है, और इसे कहा जा रहा है डक्टस कोलिडोकस. अब यहाँ पे हमारे पास ना इस जगह पे इस तरह से यहाँ पे हमारे पास होता है पेंक्रियास. ये हमारे पास है पेंक्रियास और यहाँ पे हमारे पास है पेंक्रियाटिक डक्ट.
ये हमारे पास है पेनक्रियाटिक डक्ट। अभी जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो भी आगे जाके किसके साथ कंबाइन हुई होती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू। पेनक्रियास से हमारे पास क्या आ रहा होता है, पेनक्रियाटिक जूस, और लीवर और गॉल ब्लैडर से हमारे पास क्या आ रहा होता है, बाइल आ रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक स्फिंक्टर होता है एक इस जगह पे, जहाँ पे हमारे पास राइट लोब का डक्ट कंबाइन हो रहा है, लेफ्ट लोब का डक्ट कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक स्फिंक्टर आता है जिसे कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडम, जबकि इस जगह पे भी हमारे पास एक स्फिंक्टर आ रहा होता है जिसे कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब बेसिकली स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ने क्या करना होता है, जहां से जो हमारे पास लीवर और गॉल ब्लैडर से बाइल आ रहा है और यहाँ से जो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, अब आगे इसमें जाना होता है ड्यूडिनम में। तो बेसिकली इसने रेगुलेट करना होता है कि कितना जो है बाइल जाएगा ड्यूडिनम तक और कितना जाएगा पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम तक। अब जब यहाँ पर ये जो पेनक्रियाज और यहाँ पे हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट कंबाइन हुई है, इसे कहा जाता है पेनक्रियाटिक हिपैटिक डक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो स्फिंक्टर्स के बारे में भी बता दिया, एक स्फिंक्टर ऑफ बॉयडम और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का ही यहाँ पे मेनली काम है, जिसने रेगुलेशन करवानी होती है कि कितना पेनक्रियाटिक जूस हमारे ड्यूडिनम तक जाएगा और कितना बाइल हमारे ड्यूडिनम तक जाएगा। नेक्स्ट है हिपैटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। हमारे लीवर के जो बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हिपैटिक लोब्यूल, जिसको हम लोग आगे देख लेते हैं। Lobule is a honeycomb-like structure and is made up of liver cells called hepatocytes. लास्टली हमने बताया था कि जो लोब्यूल्स होते हैं वो बेसिकली हमारा लीवर कंपोस्ट कर रहे होते हैं। हमारा जो लीवर है वो तकरीबन 15,000 to 1 लाख लोब्यूल्स से कंपोस्ट हुआ होता है। अब ये जो लोब्यूल्स है ये बेसिकली हनीकॉम्ब लाइक या कह सकते हैं हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर सेल्स से। लीवर सेल्स को बेसिकली कहा जाता है हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स आर अरेंज इन 2 कॉलम्स। अभी जो हिपैटोसाइट्स हैं ये 2 कॉलम में अरेंज हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास हिपैटोसाइट की एक रो है और एक ही हिपैटोसाइट की रो है, मतलब कि 2 कॉलम्स में अरेंज हुए हुए हैं। तो इनको हम लोग कह सकते हैं कंबाइन होकर हिपैटिक प्लेट्स। ये बेसिकली जो 2 कॉलम है हमने इनको नेम दे दिया हिपैटिक प्लेट का। इन बिटवीन 2 कॉलम्स देयर लाइज कैनिकुलस, इसे कहा जाता है बाइल कैनालिक्यूलस। अब इन 2 कॉलम्स के दरमियान ये जो हमारे पास स्पेस है ये इसे कहा जाता है कैनालिक्यूलस। अब इस कैनालिक्यूलस में क्या होता है, जो भी हमारे हिपैटोसाइट्स बाइल वगैरह स्प्लीट कर रहे होते हैं तो जो भी बाइल होता है वो बनकर कहाँ पे आ जाता है, कैनालिक्यूलस में। ये हमारे पास है हिपैटोसाइट्स और ये हमने बता दिया ये जो इसके दरमियान स्पेस है ये बेसिकली क्या है, कैनालिक्यूलस, जहाँ पे जो भी बाइल बन रहा होगा वहां पर जाता जाएगा। इन बिटवीन नेबरिंग प्लेट्स ब्लड स्पेस इज प्रेजेंट कॉल्ड साइनोसॉइड्स। अब ये बेसिकली हमारे पास हमने कहा था 2 कॉलम्स कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे, बाइल प्लेट। ठीक है, अब इस बाइल प्लेट के दरमियान इस जगह पे हमारे पास क्या होता है, साइनोसॉइड्स। अब इस साइनोसॉइड्स में हमारे पास WBCs होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे हमारे लीवर तक आ जाएंगे तो ये उसको किल करते हैं। ईच हेपेटिक लोब्यूल इज सराउंडेड बाय मैनी पोर्टल ट्रायड्स। अब ये बेसिकली हमारे पास है लोब्यूल जिसका हमने कहा कि 15,000 to 1 लाख लोब्यूल्स कंबाइन होके हमारा लीवर का स्ट्रक्चर कंपोज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक लोब्यूल है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा हर हेपेटिक लोब्यूल के पास हमारे पास मल्टीपल पोर्टल ट्रायड्स होते हैं। ट्रायड्स का मतलब 3 स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। Each portal triad consists of 3 vessels: hepatic artery, portal vein and bile duct. अब ये हमारे पास यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। एक इसमें से हमारे पास होगी पोर्टल वेन, एक आगे इसमें हमारे पास हेपेटिक आर्टरी और एक इसमें हमारे पास आ गई बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट में क्या होगा, जो भी हमारे हेपेटोसाइट्स बाइल से प्लीट आउट कर रहे होंगे तो हमने कहा वो कहाँ पे चला जाएगा, कैनालिक्यूलस से। अब वो कैनालिक्यूलस से कहाँ पे हमारे पास आएगा, बाइल डक्ट में।
अब यहाँ पर हिपैटिक आर्टरी का क्या काम होगा कि इसने हिपैटोसाइट्स को ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करने होते हैं फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा जो पोर्टल वेन है इसने हमारे जो होल डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो हमारा जीआईटी ट्रैक है वहाँ से न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेना होता है और यहाँ पर लेकर आना होता है ताकि जो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर पाए। अब जो आर्टरीज है इससे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो कौन लेता जाएगा, हिपैटोसाइट्स अपनी फंक्शनिंग के लिए। अब जो आर्टरीज के पास ब्लड रह जाएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आगे चला जाएगा, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए यहाँ पर एक जाना होता है हिपैटिक वेन तक, किसने जाना होता है। अब ये हिपैटिक वेन तक किस तरह से जाएगी, ये जो हमारा हर एक लोब्यूल है ना इसके सेंट्रल में हमारे पास जो वेन होती है ना, अब हर एक लोब्यूल के सेंट्रल वेन कंबाइन होकर वो कहाँ तक ओपन होगी, हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन से बेसिकली फिर हमारे पास कहाँ पे जाएगा, हार्ट के सुपीरियर वेना कैवा तक। नेक्स्ट आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनमें से कुछ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इट्स सेक्रीट एंड सिंथेसाइज बाइल, इसमें बाइल की सेक्रेशन भी करवानी होती है और सिंथेसिस भी करवानी होती है। बेसिकली बाइल है क्या, ये येलोइश ग्रीनिश सा पिगमेंट होता है। येलो कलर इसका किसकी वजह से होता है, इसका येलो कलर होता है बिलीरुबिन की वजह से, और इसका ग्रीनिश कलर किसकी वजह से होता है, बिलीवर्डिन की वजह से। ठीक है, अब हमने कहा लीवर ने इसकी सेक्रेशन करवानी है और इसकी सिंथेसिस करवानी है। अब जो बाइल है ये स्टोर कहाँ होना होता है, ये स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर इसको यूज़ करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है कुछ इश्यूज़ की वजह से। अब एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो क्या लीवर की फंक्शनिंग पर कोई इफेक्ट होगा, तो लीवर की फंक्शनिंग पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लीवर तो है वो बाइल को सेक्रीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि जो लीवर बाइल को सेक्रीट कर रहा है ये स्टोर नहीं हो पाएगा, गॉल ब्लैडर में इसने स्टोर होना। जब गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया जाएगा तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं हो पाएगा और इसकी कंटिन्यूसली ड्रिपिंग होती जाएगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट आ रहा है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन से नेम से ही पता चल रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है इससे इसको हमारी बॉडी से रिमूव करना है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिन लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ग्लाइकोजिन किससे ब्रेक डाउन करनी होती है, किसमें, ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागोन। बेसिकली ग्लूकागोन एक हार्मोन होता है जो कि हमारा पैंक्रियाज से सेक्रीट कर रहा होता है, जो कि ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। नेक्स्ट आ रहा है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। अब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन किसके थ्रू होगी, ग्लूकोज के थ्रू ये कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में। जो भी हम लोग डाइट वगैरह लेंगे, अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में रोटी खा लें या राइस खा लें तो उससे क्या होगा, जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट होता जाएगा ग्लाइकोजन में। और जब हम लोग फास्टिंग में होंगे, जब कुछ खा पी नहीं रहे होंगे तो ये ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन। अब ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन किससे होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन से या फैट वगैरह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आ रहा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन, नियो मतलब न्यू, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। न्यू किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से, जैसा कि हमने पीछे बताया प्रोटीन या फैट वगैरह से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन को कहा जाएगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जो भी हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, एक्सक्रीशन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यूरिया में। नेक्स्ट आ रहा है ब्लड प्योरिफिकेशन। ब्लड प्योरिफिकेशन किस तरह से होगी, जैसे कि हम लोगों ने बताया था जो हमारे लोब्यूल्स होते हैं ना उसमें दो कॉलम्स होते हैं, वो कंबाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, हिपैटिक प्लेट। अब हिपैटिक प्लेट्स के दरमियान हमारे पास होते हैं साइनोसॉइड्स। उन साइनोसॉइड्स में हमने बताया था मैक्रोफेजेस होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। वो बेसिकली जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनगल्फ कर लेते हैं, उनको किल कर देते हैं और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते रहते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अब जो हमारा लीवर है वो डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की, एल्ब्यूमिन की। अब ये हर तरह की प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देता है एक्सेप्ट कैल्शियम एंड अल्फा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट आ रहा है स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन। अब लीवर ने डिफरेंट वाइटामिन की स्टोरेज भी करवानी होती है, सिंथेसिस भी करवानी होती है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वाइटामिन ए की, के की, वाइटामिन ई की, वाइटामिन डी की। और इसके अलावा लीवर का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि इसने सिंथेसिस करवानी होती है ऑफ हेपारिन। हेपारिन बेसिकली एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ताकि जो हमारा ब्लड है वो हमारी आर्टरीज वेन्स वगैरह में क्लॉट ना कर जाए। तो ये एक एंटीकोगुलेंट लीवर सिंथेसाइज कर रहा होता है जिसे कहा जाता है हेपारिन। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।